हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय. थैंक यू सो मच आज इस वीडियो को देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. तो देखते हैं आज का ये वीडियो किस बारे में है. हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आज का उनके लिए है. उनकी जो बीहाइव बुक है इंग्लिश की, उसका 3rd चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, द लिटिल गर्ल, विच इज रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड. अब ये जो लिटिल गर्ल है, ये स्टोरी मेनली उसके और उसके फादर के बारे में है. वो लिटिल गर्ल अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है. वो उनकी इमेज से, जो उनकी लाउड वॉइस है और उनकी स्ट्रिक्टनेस से बहुत ज्यादा घबराती है. बट एक ऐसा इवेंट होता है उसकी लाइफ में जिसके बाद उसका ये जो डर है वो कम हो जाता है. तो हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या लिटिल गर्ल की कहानी है, क्यों वो अपने फादर से इतना ज्यादा डरती है और ऐसा क्या होता है जिससे उसका जो ये माइंड है वो चेंज हो जाता है अचानक से और वो अपने फादर से भी कंफर्टेबल हो जाती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो. आज जो हमारे पॉइंट्स डिस्कशन के, उसमें सबसे पहले अबाउट द ऑथर है जो हमारी कैथरीन मैंसफील्ड है. थोड़ा बहुत उनके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे एंड देन वी हैव द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वन लाइनर्स. ये 10 क्वेश्चन आंसर्स का एक छोटा सा सेट है और ये आपके बेसिकली रिकैपिचुलेशन के लिए है कि जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आया है और आप कितने क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं. सो आई विल बी वेरी ग्लैड अगर आप मुझे बताएंगे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही बताए हैं. सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही तरह से बता पाए. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो भी प्लीज कमेंट कर दीजिए. ये एक बहुत बड़ा बूस्ट करता है हमें, एक एनकरेजमेंट की तरह होता है. आपका ये जो सपोर्ट है ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा. सो लेट्स सी अबाउट द ऑथर कैथरीन मैंसफील्ड. शी वॉज बॉर्न इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड. वेलिंगटन न्यूजीलैंड में पली बड़ी हैं, बॉर्न हुई हैं 14 अक्टूबर 1888 से 9 जनवरी 1923. 34 ईयर्स की एज तक ये रही हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी. और इस छोटे से पीरियड में जो इनकी बहुत छोटी सी जिंदगी थी उसमें उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े लिटरेचर के काम किए हैं. बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है इनका इंग्लिश लिटरेचर में. Her writing was known for its vivid descriptions and deep emotions. बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव राइटर थी और इनकी जो राइटिंग्स होती थी उसमें विविड डिस्क्रिप्शंस होते थे. विविड का मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के डिस्क्रिप्शंस होते थे. बहुत ही बारीकी से ये लिखती थी चीजों को ऑब्जर्व करके और बहुत ही सेंसिटिव राइटिंग्स इनकी रहती थी. Some of her most famous short stories include The Garden Party, Bliss, द फ्लाई एंड मिस ब्रिल. ये चारों शॉर्ट स्टोरीज इनकी बहुत फेमस हुई हैं. बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर दे इस तरह की स्टोरीज हैं. इफ यू वांट मी कि मैं शॉर्ट स्टोरीज पे आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं भी हो, एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ स्टोरीज के वीडियोस बनाऊं, सो प्लीज डोंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हैं तो मैं इन चारों स्टोरीज पे भी वीडियो बना सकती हूँ, या जिस भी स्टोरी पे आप चाहें मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ. आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे तो. Her works focus on the lives and experiences of women, the challenges they faced in the early 20th century. अब अर्ली 20th सेंचुरी कौन सा ईयर हुआ हमारा? 1900s जो है, 1920s, ये सब हमारा अर्ली 20th सेंचुरी में आता है. उस समय जो विमेन होती थी, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करती थी, क्या क्या उनके सामने संघर्ष होते थे, उनकी लाइफ्स के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में ये इनके जो वर्क्स हैं, ज्यादातर जो वर्क्स हैं वो फोकस करते हैं, वो प्रभाव डालते हैं और ये ज्यादातर वुमेन के बारे में ही लिखती थी. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कैथरीन मैंसफील्ड के बारे में. तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning, before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. अब ये जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, ही यहाँ पे यूज हुआ है उसके फादर के लिए. ही यानी कि वो जो उसके फादर है वो एक ऐसी फिगर थे, वो एक ऐसा उसके लिए व्यक्ति थे जिनसे सिर्फ डरा जा सकता था और उनको अवॉइड किया जा सकता था. हर रोज
काम पे जाने से पहले वो उसके रूम में आकर के उसे कैजुअल सा किस देते थे कि मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, जैसे हम सबके पेरेंट्स करते हैं। आप जब स्कूल जाते होंगे या आपके फादर ऑफिस जाते हैं, तब भी वो आपको एक छोटा सा किस ऐसे फोरहेड पे दे करके ऑफिस के लिए निकल जाते होंगे। तो वैसे ही वो भी एक नॉर्मल फादर की तरह वो भी अपने बच्ची को ऐसे माथे पे किस करके और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और उसपे वो रिस्पॉन्ड करती थी ओके गुड बाय फादर, इस तरह से। और जब उनका जो कैरियज था यानी कि घोड़ा गाड़ी जो थी, उसकी आवाज धीरे धीरे करके फेंट होती चली जाती थी। फेंटर का यहाँ मतलब है धुंधला, धुंधलापन। तो जब धीरे धीरे उनकी घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई देनी दूर, थोड़ी थोड़ी धुंधली होती चली जाती थी, उसको लगता था कि हाँ अब वो निकल गए होंगे, दूर निकल गए होंगे। तो एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ उसे लगता था, बहुत चैन में, जैसे होता ना सांस में सांस आना कि ओ थैंक गॉड चले गए ऑफिस। इतना ज्यादा उसको डर था अपने फादर का। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. शाम को जब वो ऑफिस से घर आते थे तो वो उनकी लाउड सी वॉइस, उनकी तेज सी आवाज पूरे हॉल में गूंजती थी, और वो क्या बोलते रहते थे कि मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर जाइए जाकर के देखिए अगर पेपर आया हो तो, और प्लीज मेरी चप्पलें ले आओ। अब यहाँ पे जो मदर की बात है, यहाँ पे ये केजिया जो लड़की है, जो लिटिल गर्ल है, उसका नाम केजिया है, और उसकी ग्रैंड मदर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो अपने फादर जो हैं वो अपनी मदर से कह रहे हैं कि अगर पेपर हो बाहर तो प्लीज लेके आइए, मेरी चप्पलें लेकर के आइए। ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हुए वो अपनी तेज आवाज में हॉल में बोलते हैं, और जो केजिया है वो स्टेयर केस के पास यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के ये सब चीजें ऑब्जर्व करती है, सुनती रहती है। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अब उसकी जो मदर थी, यानी कि केजिया की मदर जो थी, वो उसको आवाज देती थी और कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो आओ आकर के फादर के अपने बूट्स निकालो। जैसे हम लोग के साथ भी होता है ना, अक्सर आपके घर में भी होता होगा कि आपके जो छोटे भाई बहन होते होंगे, जैसे मदर हैं आपकी या फादर हैं, वो आपके यंगर सिबलिंग्स को या आपको भी कोई चीज सिखा रहे होंगे कि देखो अच्छी बच्ची हो तुम। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है मेनली, तो कि चलो पानी दे के आओ या ट्रे रख दो या किचन में कुछ सामान रख दो, यू आर अ गुड गर्ल, अच्छी बच्ची हो तो ऐसे काम करो वैसे काम करो। तो ये सब मैनर्स या एटिकेट सिखाना जैसे जो पेरेंट्स का काम होता है, तो केजिया की भी मदर उसको सिखा रही है कि एक एटिकेट, उसको मैनर्स सिखा रही है और कह रही है कि देखो तुम अच्छी बच्ची हो तो आओ आके अपने फादर के जूते थोड़ा सा निकाल करके साइड में रख दो। तो ये सब सुनने के बाद स्लोली द गर्ल, जो बच्ची है केजिया, वो धीरे धीरे स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मतलब धीरे धीरे करके सीढ़ियां उतरना। स्लिप डाउन सीढ़ियों का उतरने का मतलब है मोर स्लोली, और उससे भी धीरे वो पूरा हॉल क्रॉस करती थी और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल करके अंदर जाती थी अपने फादर के पास। अब वो ये सब धीरे धीरे इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, उनको अवॉइड करना चाहती थी। और जब होता है ना, जब हम कोई चीज नहीं करना चाहते और हमें मजबूरी में करनी पड़ती है तो हमारी चाल अपने आप ही स्लो हो जाती है। तो वही चीज केजिया के भी साथ होती थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in such a way that was terrifying to the little girl. और तब तक क्या होता था कि जो उसके फादर थे उनके स्पेक्टिकल्स वो ऑन कर लेते थे। अभी मैं आपको बताती हूँ स्पेक्टिकल्स का मतलब। और उसको इस तरह से देखते थे कि बच्ची जो थी वो टेरिफाइड हो जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और फिर वो कहते थे कि वेल केजिया, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी से काम करो, थोड़ा फास्ट फुर्ती दिखाओ और जल्दी से ये बूट्स जो है निकालो और उसको बाहर रख के आओ। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है इस तरह से चश्मा। तो जब तक वो आती थी वो अपने चश्मा ऑलरेडी पहन चुके होते थे। एंड टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही डरावना। तो वो जिस तरह से केजिया को देखते थे, वो लिटिल गर्ल यानी कि केजिया के लिए बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, बहुत डरावना था। तो ये सिंपल सा यहाँ पे मतलब है इन दोनों वर्ड्स का। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो एक जनरल जैसे फादर्स बात करते हैं अपने बच्चे से कि भाई वो शाम को ऑफिस से आए तो कुछ थोड़ी बहुत बात तो करेंगे ही अपने बच्चों से। तो वो भी पूछती है कि हाँ केजिया, तुम अच्छी बच्ची रही पूरे दिन, तुमने अच्छे से काम किया ना, अच्छे से रही तुम। तो अब वो इतना ज्यादा डरती है अपने फादर से, कहती आई डोंट नो फादर, मतलब इस तरह से हकलाते हुए वो बात करती है। तो वो भी रिस्पॉन्स पे वो उसी की तरह बात करते हैं, हकलाते हुए कहते हैं यू डोंट नो। फिर वो आगे बोलते हैं इफ यू स्टटर लाइक दैट,
स्टटर का मतलब होता है हकलाना। अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगी तो मदर जो है तुम्हारी, वो तुमको उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तुम्हारे इलाज कराने के लिए कि तुम क्यों इतना हकला करके बात करती हो। She never stuttered with other people, had quite given it up. अब यहाँ पे स्टटर्ड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, बहुत ही हकला हकला के बोलना। तो वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ स्टटर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी। Had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. औरों के साथ वो नहीं करती थी, उसने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। गिवन इट अप मतलब वो उसने छोड़ दिया था इस तरह से हकलाना, लेकिन सिर्फ फादर के साथ वो इस तरह से बोलती थी, क्योंकि वो जब वो कुछ उससे पूछते थे तो वो इतना घबरा जाती थी, इतना डर जाती थी कि उसको शब्द ही नहीं मिलते थे कि क्या बोले। तो जब वो वर्ड्स एकदम माइंड ब्लैंक हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा क्या बोले, तो वो इस तरह से हकलाते हुए बात करने लगती थी। What's the matter? Why are you looking so wretched about? तब उसके फादर जो है, उनको इतना पता नहीं है कि वो इतना ज्यादा उनसे डरती है, तो वो पूछती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी केजिया, क्या बात है, तुम इतनी रेचिड क्यों लग रही हो, व्हाट आर यू सो रेचिड अबाउट, किस बारे में तुम इतना रेचिड हो। रेचिड मतलब होता है बहुत ज्यादा सैड, इतना सैड क्यों हो तुम। तो वो कुछ बता ही नहीं पाती अपने फादर को कि वो डर रही है, कि वो आप उनसे घबरा रही है। तो उसके फादर को भी समझ नहीं आता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब वो अपनी मदर से कहते हैं, जो उसके फादर हैं, कि मदर मैं सच में विश करता हूँ, आई रियली होप कि आपने इस बच्ची को सिखाया होता है नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक का मतलब होता है बिल्कुल एज पे आ जाना, या एकदम ऊपर तक। जैसे कोई चीज ग्लास अगर पूरा ऊपर तक भर गया है तो उसको कहते हैं ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक, यानी कि एकदम कोने पे आ गया है। कि मतलब ऐसा ना दिखे कि वो ऐसे बात कर रही है या वो इतना ज्यादा घबरा रही है कि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट अब सुसाइड ही करने वाली है। तो ये अपनी मदर से कहते हैं, उसके जो फादर है, कि मदर मैं ऐसी विश करता हूं कि आपने इस बच्ची को सिखाया होता है कि बिल्कुल ऐसा ना दिखे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सुसाइड ही करने जा रही है, कि किस तरह से ये बात कर रही है, इतनी घबराई और डरी हुई क्यों है, कहने का ये मतलब है। फिर वो कहते हैं कि केजिया अब जाओ, ये जो मेरा टी कप है, यानी कि वो चाय पी रहे होते तो उन्होंने कहा जो टी कप है जाकर के टेबल पे बहुत ध्यान से रख के आओ। अब जो केजिया है वो उनको, अपने फादर को जो देख रही है, तो वो क्या उनके बारे में सोच रही है कि वो इतने बड़े से हैं, उनके हैंड्स, उनके नेक सब इतने बड़े बड़े से हैं, और उनका माउथ भी इतना बड़ा सा, मुंह इतना बड़ा लगता है जब वो यौन करते हैं। यौन का मतलब क्या होता है, इस तरह से जमाई लेना। तो वो मतलब वो इतना ज्यादा उनके बड़े बड़े हाथ, और नेक इतनी बड़ी है, उनका मुंह इतना बड़ा है। उसको ये सब बड़ा बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी बच्ची है और उसके लिए उसके फादर एक बहुत बड़ी चीज है। तो वही वो चीज कह रही है कि थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना ही ऐसा लगता है जैसे किसी जायंट के बारे में सोच रहे हैं। जायंट के बारे में सोचना मतलब किसी बहुत बड़े से, जायंट का मतलब होता है कोई मॉन्स्टर, या कोई हमसे 8 फुट 9 फीट ऐसा बड़ा सा कोई दानव टाइप का, ऐसा लगता है उसके बारे में सोच रहे। तो इस तरह की सोच है खेजिया की उसके फादर के प्रति। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on a sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब जिस दिन संडे होता है उस दिन उसकी ग्रैंड मदर उसको भेजती है ड्राइंग रूम में कि जाओ थोड़ा सा एक अच्छी हैव अ नाइस टॉक विद योर फादर एंड मदर, मतलब जाके उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा उनके साथ समय व्यतीत करो। तो जो लिटिल गर्ल होती है केजिया, जब वो जाती है, जाके बैठती है, तो देखती है कि उसकी जो मदर है वो कुछ ना कुछ रीडिंग कर रही हैं, और जो उसके फादर है वो एकदम स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, मतलब फादर जो है वो एकदम सोफे पे फैल करके एकदम लेटे हुए हैं। उनके मुंह पे उनका रुमाल होता है और एक कुशन पे उनका एक पैर होता है, और आराम से वो स्नोर करते हुए सो रहे होते हैं। स्नोरिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे खर्राटे भरते हुए आवाज करते हुए सोना। तो संडे का पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। संडे आफ्टरनून में उसके फादर इस तरह से सो रहे होते हैं, उसकी मदर रीडिंग कर रही होती है, और वो वहां पे जाकर के चुपचाप बैठ जाती है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her.
वो स्टूल पे बैठी रहती है और उनको ग्रेवली देखती रहती है। ग्रेवली मतलब बहुत ध्यान से देखती रहती है। कब तक देखती रहती है? जब तक वो उठ नहीं जाते हैं। एंड स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेना, यहाँ पे मतलब है स्ट्रेच का कि उठते हैं और उसके बाद अंगड़ाई लेते हैं और फिर टाइम पूछते हैं कि भाई टाइम क्या हो रहा है, और उसके बाद वो केजिया की तरफ देखते हैं, उसके फादर। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब वो उससे केजिया से कहते हैं, स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को लगातार, तो कहते हैं केजिया इस तरह से मुझे घूरो मत, तुम ऐसा घूरती हो तो मुझे एक छोटी सी ब्राउन कलर की आउल जैसी, उल्लू जैसी दिखती हो, तो ऐसे मत घूरो मुझे। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या होता है, वो जब अंदर होती है, शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड का मतलब हुआ कि जब उसको सर्दी हो गई होती है, कोल्ड हो गया होता है, और उसको घर के अंदर रखा गया होता है। केप्ट इंडोर्स मतलब, इंडोर मतलब घर के अंदर, केप्ट मतलब रखना, कि शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, सर्दी लगने की वजह से उसको घर के अंदर रखा गया होता है। तो एक दिन की बात है, उसकी ग्रैंड मदर उसको कहती है कि अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है, और उसको एक सजेशन देती है कि तुम एक ब्यूटीफुल पीस रखा है मेरे पास, येलो कलर का सिल्क का कपड़ा है, उससे एक कुशन बनाओ और वो कुशन अपने फादर को बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करो। लेबरसली, बहुत मेहनत लगा करके, विद अ डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, बट व्हाट टू फिल इट विद, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब बहुत मेहनत से, बहुत लेबरसली वो डबल कॉटन के साथ, मतलब एकदम कॉटन वॉटन लगा करके 3 साइड को वो स्टिच कर लेती है। अगर आपने कुशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो चारों साइड से अंदर की तरफ उसमें रुई भरते हैं या कोई सामान भरते हैं, उसके बाद उसको चारों तरफ से वो बंद होता है। तो 3 साइड तो वो स्टिच कर लेती है। अब वो जो चौथी साइड होती है, उसमें उसको कुछ ना कुछ उसमें छोटे छोटे कपड़ों की करतने या रुई कुछ ना कुछ उसको भरना पड़ेगा, और उसके बाद वो चौथी साइड स्टिच करेगी। तो अब 3 साइड स्टिच हो चुकी होती हैं, अब वो भरे क्या उसमें, ये क्वेश्चन होता है। अब ग्रैंड मदर अपने काम में बिजी होती है, गार्डन वार्डन में कुछ काम कर रही होती हैं, तो वो जाती है अपने मदर की बेडरूम में कि क्या पता वहां पे उसको कुछ स्क्रैप मिल जाए। स्क्रैप का मतलब होता है इस तरह से कपड़ों की करतने वगैरह, या कोई ऐसी चीज जो जो वो कुशन में फिल कर सके। तो ये देखने के लिए वो अपने फादर मदर के बेडरूम में जाती है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब बेड टेबल के पास उसको क्या मिलता है, उसको खूब सारे अच्छे अच्छे पेपर होते हैं, उसकी कई सारी शीट्स मिलती हैं पेपर्स की। सारे पेपर्स उठा लाती है, उनको फाड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको उसमें भर देती है कुशन में, और चौथी जो साइड होती है उसको भी सिलाई कर देती है। That night, there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अब उस रात क्या होता है, जब वो ये काम कर देती है, ह्यू एंड क्राई मच जाता है पूरे घर में, यानी कि बहुत ज्यादा हल्ला तूफान आ जाता है घर में। हल्ला मच गया होता है, उसके फादर की एक बहुत ही अच्छी स्पीच होती है जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने लिखी होती है, वो खो गई होती है। सारे रूम्स देख डाले होते हैं, सर्वेंट्स से क्वेश्चन किया होता है, तब भी वो कहीं नहीं मिलती है। और फाइनली मदर जो होती हैं वो केजिया के कमरे में आती है उससे पूछने के लिए कि क्या उसने कहीं देखी है वो स्पीच। Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. अब वो मदर आके उससे पूछती है कि केजिया, मुझे लगता है कि तुमने शायद हमारे रूम में एक टेबल पे पेपर्स रखे थे, तुमने शायद देखे नहीं है, सपोज तुमको पता नहीं उन पेपर्स के बारे में, राइट? तो कहती है नहीं नहीं मुझे पता है, यस, मैंने उनको फाड़ करके अपने सरप्राइज के लिए उसको कुशन में भर दिया है, उस तरह से वो बताने लगती है। तो उसकी मदर उसके ऊपर चिल्लाती है, क्या तुमने ये किया है, चलो नीचे चलो, तुरंत डाइनिंग रूम में चलो, अभी के अभी। तो अब क्या होने वाला है वो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, बहुत से लोगों को मार भी पड़ती है सब चीजों के लिए, बट यहाँ पे केजिया को भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या पनिशमेंट मिलती है, अब केजिया को क्या मिलने वाला है इसके लिए। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. पेसिंग का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, पेस का मतलब होता है स्पीड।
पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर टहलते हुए, यहां से वहां वॉक करते हुए जल्दी जल्दी चलना। जैसे कभी भी आपने देखा होगा कोई बहुत टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, तो वो इधर से उधर वॉक करने लगता है बहुत तेजी से। तो यही मतलब है पेसिंग टू एंड फ्रो का। अब उसको खींच करके, ड्रैग डाउन मतलब खींचते हुए, घसीटते हुए ले आकर के वहां पे लेके आया जाता है जहां पे उसके फादर इस तरह से चहलकदमी कर रहे होते हैं और उनके हाथ उनके बैक के पीछे होते हैं। वेल, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब उसके फादर बहुत ही गुस्से में, बहुत ही तीखी आवाज में उससे पूछते हैं, वेल, क्या बात है? तो उसकी मदर सारी बात बता देती है कि केजिया ने ऐसे ऐसे किया है। वो थोड़ा सा रुकते हैं और बच्चे की तरफ एकदम घूर के देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने किया है? तो वो बेचारी हकलाते हुए बहुत डर जाती है, तो कहती है नो नो नो, विस्पर करते हुए बोलती है, यानी कि बहुत ही बुदबुदाते हुए बोलती है, नो फादर, इस तरह से। तो उसके फादर जो होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं, उसकी ग्रैंड मदर से कहते हैं केजिया की, क्या आप रूम में जाइए और वो जो डैम थिंग है, वो जो बेकार सी चीज है, उसको लेकर के आइए नीचे। फेच डाउन मतलब लेकर के आना, उसको बकवास सी चीज को जरा लेकर के आइए और देखिए कि अभी के अभी ये जो बच्ची है ये तुरंत बेड पे मिलनी चाहिए मुझे, तुरंत ही इसको अभी इसी वक्त इसको सोने के लिए आप बेड पे लिटाइए। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं बहुत ही गुस्से में। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है, रो रही है। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन मतलब इतना ज्यादा वो रो रही है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है कि वो उसको पता नहीं था कि वो पेपर्स कैसे हैं और उसने इस तरह की चीज की। तो इतना ज्यादा वो रो रही है कि एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रही है, अपनी बात ही नहीं रख पा रही है। और धीरे से जाकर के वो एक शैडोड रूम में लेट जाती है, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ लिटिल सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी बाहर, अगर आपके रूम के बाहर लाइट जल रही है और आपने रूम में अंधेरा कर दिया है और आप लेटे हैं, तो दरवाजे की झिरी से नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा रोशनी आती रहती है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है कि जो इवनिंग लाइट है, शाम की जो रोशनी है सूरज की, वो धीरे धीरे फ्लोर पे एक पैटर्न, फ्लोर पे आ रही है और एक पैटर्न सा बना रही है। अब सैड लिटिल पैटर्न से यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि वो खुद दुखी होती है तो उसको वो पैटर्न भी दुखी लग रहा होता है। तो वो अपने रूम में लेटी होती है अंधेरा करके। अचानक से उसके फादर उसके रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक छड़ी होती है और वो बोलते हैं, मैं इस चीज के लिए तुम्हें मारूंगा, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो चिल्लाते हुए नहीं 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 करती है और वहां बेड पे जो कपड़े रखे होते हैं उसके नीचे छुपने की कोशिश करने लगती है। He pulled them aside. अब वो जो होते हैं उसके फादर उसके वो कपड़ों को साइड में कर देते हैं और sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. अब वो सब कपड़े वपड़े हटा देते हैं और ऑर्डर करते हुए बोलते हैं, चुपचाप बैठो, सीधे बैठो यहाँ पे और अपने हाथ बाहर निकालो। तुम्हें एक बार में ही सिखा देना चाहिए कि जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हें बिलोंग नहीं करता, उसको नहीं छूना है। तो बेचारी एक्सप्लेनेशन देती है कि मैं आपकी बर्थडे के लिए आपको सरप्राइज देने के लिए करना चाहती थी, और ये सब बोली रही होती है तब तक उसके छोटे छोटे पिंक कलर के जो पाम्स होते हैं, यानी कि हथेलियों पर वो रूलर ऐसे मार देते हैं उसके फादर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God made fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. अब ये जो उसको मार पड़ती है उसके घंटों बाद उसकी ग्रैंड मदर क्या करती है, उसको एक शॉल में लपेट करके एक रॉकिंग चेयर, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चेयर होती है, रॉकिंग चेयर मतलब इस तरह से झूले वाली कुर्सी होती है, उसमें बैठ करके आपने देखा होगा बहुत ही बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं उस तरह की आराम वाली कुर्सी पे बैठ करके इस तरह से थोड़ा सा झूला टाइप का झूलते हैं। अगर कहीं पिक्चर होगी तो मैं जरूर आपको प्रेजेंट करूंगी।
और वो उस कुर्सी पे उसको सुला देते हैं, और बच्चा जो होता है यानी कि क्रेजिया जो होती है वो उनकी अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी से क्लंग हो जाती है। क्लंग मतलब इस तरह से हक करके, ऐसे चिपक करके वो अपनी ग्रैंड मदर से बैठ जाती है, और उनसे कहती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया, ऐसे रोते हुए सुबकते हुए वो बोलती है। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है ये क्लीन हैंकी लो, ये रुमाल लो डार्लिंग, मतलब मेरी प्यारी बच्ची है, रुमाल ले लो और अपनी नोज को ऐसा ब्लो करो और सो जाओ। पेट का मतलब यही, अरे मेरी प्यारी बच्ची, अरे मेरा भैया, इस तरह से जैसे हम लोग नहीं बोलते प्यार में किसी को, वैसे ही वो बोलती है कि अरे बेटा सो जाओ और सुबह तक तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। इस तरह से वो उसको समझाती हैं। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. अब वो बोलती है कि मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इतने ज्यादा अपसेट हो गए थे, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। आज रात तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। तो जैसे कि उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि अरे तुम आज सो जाओ, सुबह तक सब भूल जाओगी, लेकिन वो बच्ची जो थी वो कुछ नहीं भूली। अब अगली बार वो जब भी अपने फादर को देखती थी, वो जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पीछे की तरफ कर लेती थी, और उसके गाल जो थे वो डर से लाल हो जाते थे, इतना ज्यादा वो इस चीज से डर गई थी। The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through the gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with a baby Mao on his shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब मैकडोनल्ड्स एक अलग फैमिली है, उनके पड़ोसी हैं, वो नेक्स्ट डोर यानी कि उनके जस्ट बगल वाले घर में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। तो उसके जो फेंस था, जो आप फेंसिंग का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बहुत से ऐसे घर आपने देखे होंगे जहां लॉन होता है, वहां पे बगीचे में आपका फेंसेस बने होते हैं, चाहे वो आपके जैसे झाड़ी के भी फेंसेस होते हैं, और प्रॉपर जैसे दीवार भी उठती है। तो यहाँ पे बात हो रही है मेरे ख्याल से जो झाड़ी होती है, या जो आपकी पत्तियों से जो एक फेंस टाइप की एक बाउंड्री बना दी जाती है। तो उस फेंस में, उस बाउंड्री में एक जगह गैप होता है, तो उससे सामने के घर का दिखता है नज़ारा। तो उससे वो जो बच्ची है केजिया, वो देखती है कि वो शाम को मैकडोनल्ड्स फैमिली जो है वो लोग टैग नाम का कोई गेम है वो खेलते हैं। जो फादर होते हैं वो बेबी, जो बच्ची है बहुत छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है माओ, वो उनके कंधे पे होती हैं, और 2 छोटी छोटी जो उनकी बच्चियां होती हैं वो उनके कोट पॉकेट्स पे ऐसे लटक रही होती हैं। आपने देखा होगा ना, जो ब्लेजर पहनते हैं लोग तो पॉकेट्स होती है, तो उस पे ऐसे दोनों बच्चियां लटक रही होती हैं, और इधर से उधर फ्लावर बेड्स पे वो लोग रन कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बहुत ही खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं, और अपने फादर के साथ बहुत ही फ्रेंडली होकर के वो लोग खेल रहे हैं। फ्लावर बेड्स मतलब होता है फूलों का पूरा, जैसे आपने देखा होगा कई सारे फूल छोटे छोटे होते हैं, तो आप एक रो में अगर देखिए तो खूब सारे फूलों का पूरा एक गुच्छा सा आपको दिखेगा, पूरा गार्डन सा दिखेगा। तो ऐसा लगता है जैसे फूल पूरे बिछे हुए हैं। तो इसको यहाँ पे फ्लावर बेड्स कहते हैं, कि वहां पे वो लोग खूब, मतलब मैकडोनल्ड फैमिली जो है वो उनके जो फादर है अपने 5 बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से खेल रहे हैं। तो ये वो देखती है केजिया। Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there was different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब एक बार वो क्या देखती है कि जो मैकडोनल्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं, लड़के जो हैं, वो होज अपने फादर की तरफ टर्न कर देते हैं। होज का क्या मतलब होता है, इस तरह का जो पाइप होता है, आपने देखा होगा गार्डन में, अगर आपके यहाँ लॉन वगैरह हो या गार्डन हो, तो शाम को इस तरह से पौधों में पानी दिया जाता है, तो उसको होज कहते हैं। तो एक बार ऐसे खेल रहे होते हैं अपने फादर के साथ, तो वो जो बच्चे होते हैं मैकडोनल्ड जो है उनके, वो उनकी तरफ इस तरह से पानी का पाइप इस तरह से कर देते हैं, और वो दौड़ते हुए हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस तरह की चीज देखती है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ किस तरह का रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, और वो किस तरह से हंसते खेलते हुए उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और तब वो ये चीज डिसाइड करती है केजिया कि अलग अलग प्रकार के फादर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। तो इस तरह का उसका एक
एक दिमाग में उसके एक इमेज बनी होती है फादर्स के बारे में, कि उसको लगता है कि इनके फादर इस तरह से उनके साथ खेलते हैं और एक मेरे फादर हैं जो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे रूलर से उन्होंने मारा। तो अलग अलग टाइप के फादर होते हैं और मेरे फादर शायद उतने अच्छे नहीं है, इस तरह की बात उसके दिमाग में आती है। एक दिन अचानक क्या होता है, उसकी मदर बहुत बीमार हो जाती हैं और वो और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो दोनों हॉस्पिटल जाती हैं उनको, मदर को एडमिट कराने के लिए, जो भी है डॉक्टर को विजिट करने के लिए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब जो बच्ची होती है केजिया, वो एलिस जो उनके घर की कुक है उसके साथ उसको घर में अकेला रहना पड़ता है। तो पूरे डे टाइम, दिन के समय में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बात तब थोड़ा सा चिंता वाली हो जाती है जब एलिस उसको रात में सोने के लिए बेड पर रख देती है और अचानक से वो बहुत ज्यादा डर जाती है केजिया। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. तो अब वो बोलती है एलिस से, जब वो एलिस उसको रात में सुलाने के लिए जाती है, कि अब मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात में कोई नाइटमेयर दिखा रहा है। नाइटमेयर मतलब डरावना सपना अगर कोई दिखा। फिर वो उसको बताती है एलिस को कि मुझे अक्सर रात में डरावने सपने दिखते हैं, और फिर जो ग्रैनी है यानी कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे बेड पे अपने पास सुलाने के लिए ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा विस्परी हो जाता है। विस्परी मतलब आपने सुना होगा, रात में एक अजीब सा सन्नाटा होता है, क्रिकेट्स की आवाज, आपने झिंगुर की आवाज सुनी होगी, और बहुत ही अजीब टाइप का एक सन्नाटा सा पूरे में होता है जिससे बहुत लोग डरते हैं। तो वैसे ही उसी को ये विस्परी कह रही है कि सब बहुत विस्परी हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, तो मुझे डर लगता है अंधेरे से, मैं नहीं सो सकती हूँ। तो अब एलिस को, वो एक कुक है, उसको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो कहती है अरे बेटा बस तुम सो जाओ, ठीक है, तो आराम से सोने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसके सॉक्स निकाल देती है और कहती है प्लीज चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को प्लीज मत उठा देना चिल्ला करके। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस एलिस उसको देती है। But the same old nightmare came. The butcher with the knife and rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma! She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. अब जब वो इस तरह से एलिस तो उसको बोल देती है कि अरे सो जाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको वही पुराना डरावना सपना फिर से दिखता है कि एक बुचर जो है, बुचर कसाई को कहते हैं जो मीट वगैरह का बिजनेस करते हैं, उसको मीट जो भी गोट है या जो भी है उसको काटते हैं और उसको सेल करते हैं। कि वो देखती है एक बुचर जो है वो एक चाकू और एक रस्सी हाथ में लिए उसके पास आ रहा है, आता चला जा रहा है, और बहुत ही ड्रेडफुल स्माइल, हंसी हंस रहा है। ड्रेडफुल का क्या मतलब होता है, इस तरह की खतरनाक सी हंसी हंस रहा है, और वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही है अपनी जगह से, और वो उसके करीब आता चला जा रहा है। वो सिर्फ स्टैंड स्टिल यानी कि एकदम स्टैचू बन के खड़ी है, और वो चिल्लाने लगती है ग्रैंड माँ, अपनी ग्रैंड माँ को आवाज देती है। शी वोक शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, इस तरह से वो एकदम कांपने लगती है, कांप के उठती है अचानक से और देखती है कि उसके फादर उसके बगल में उसके बेड के पास में खड़े हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है, और वो पूछते हैं उससे कि क्या हुआ, क्या बात है। Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tugged up the child. अब वो एकदम एक्सप्लेन करने लगती है अपने फादर को, ओह एक बुचर दिखा मुझे, नाइफ दिखा, मतलब कसाई दिखा मुझे, चाकू दिखा मुझे, मुझे दादी माँ चाहिए, मुझे अपनी ग्रैनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसके फादर मोमबत्ती बुझा देते हैं, धीरे से नीचे उठ करके बच्ची को अपने गोद में ले लेते हैं और उसको पूरा पैसेज क्रॉस करते हुए, कॉरिडोर क्रॉस करके अपने बेडरूम में उसको ले जाते हैं। और फिर एक न्यूज़पेपर रखा होता है बेड पे, उसको साइड में करके और बच्चे को केयरफुली वहां पे टक कर देते। टक करने का मतलब होता है वहां पे रख देना, कि एकदम ऐसे बहुत ही सावधानी से बच्ची को वहां पे रख देते हैं, मतलब सुलाने के लिए बेड पे लिटाल देते हैं। He lay down beside her, और वो आके उसके बगल में लेट जाते हैं। Half asleep still,
Still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब वो उसके बगल में जाके लेट जाते हैं. वो आधी नींद, कच्ची पक्की नींद में होती है और अभी भी उसको वो बुचर, उस कसाई की ड्रेडफुल सी स्माइल दिख रही होती है और वो ये सब देखती है और अभी भी डरी हुई है. तो वो क्या करती है? क्रेप्ट क्लोज टू हिम. क्रेप्ट का मतलब होता है दबे पांव, यानी कि बहुत धीरे धीरे से उनके पास खिसक के लेट जाती है. स्नगल्ड हर हेड. स्नगल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं या उनके साथ जो बच्चे हैं, जब आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसे हग करते हुए अपने किसी क्लोज्ड वन के करीब इस तरह से लेटते हैं, उसको स्नगल करना कहते हैं, हग करके. तो वो भी अपने फादर को ऐसे स्नगल करती है, अपना अपना जो हेड है, अपने सर को उनके आर्म पे रखती है और उनकी शर्ट पकड़ करके एकदम उनके पास में लेट जाती है. तब उसको ना अंधेरे से डर लगता है. द डार्क डिड नॉट मैटर. अब कोई फर्क नहीं पड़ता अंधेरे से, वो एकदम चुपचाप से लेट जाती है कंफर्टेबल होके. तो उसके फादर कहते हैं, तुम अपना पैर जो है, जो तलवे हैं, उनको मेरे पैरों पे थोड़ा सा रब कर लो, थोड़ा सा तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा. इतनी ज्यादा वो डर से एकदम उसके हाथ पैर ठंडे हो गए होते हैं. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब वो इतने बेचारे थके होते हैं कि वो लिटिल गर्ल को सोए उससे पहले वो खुद ही सो जाते हैं. तो एक बहुत ही फनी सी फीलिंग केजिया के मन में आती है और वो सोचती है अपने फादर को, एक अलग नजरिए से वो अपने फादर को देखती है और सोचती है कि अरे मेरे बेचारे फादर, पुअर फादर मतलब बेचारे मेरे पिता, इतने भी बड़े नहीं है, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना मैंने उनको समझ लिया था. विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी देख रेख कर सके. वो इतना हमारे लिए करते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं और कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है. वो ग्रैंड मदर से थोड़े हार्ड हैं, यानी कि थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये जो उनकी कठोरता है, जो उनकी स्ट्रिक्टनेस है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रिक्टनेस है. अक्सर क्या होता है, हम सबके साथ होता है कि हमारे फादर्स की या जनरली फादर्स की एक ऐसी स्ट्रिक्ट इमेज बन जाती है कि हमें उनसे कुछ भी कहने में बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है. पर फादर्स जो होते हैं ना, एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन इज देयर, वो नारियल जैसे होते हैं. ऊपर से भले ही सख्ती दिखाए पर अंदर से उनका जो दिल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही केयरिंग वो भी होते हैं. बस उनको ये पता नहीं होता है कि उस केयर को, उस प्यार को जताए कैसे. मदर्स आर गुड एट इट. मदर्स डू अ गुड जॉब इन दिस. तो अभी उसको समझ आ रहा है कि उसके जो फादर हैं वो भी उसकी बहुत केयर करते हैं. उसको इतना डर लग रहा था, वो अकेले वहां सो रही थी, तो वो ले आया, अपने पास में लेटाल रहे हैं, लेकिन इतना बेचारे थक गए हैं कि वो सो गए. तो ये सारी चीजें उसको एक अब अलग तरह से अपने फादर को देखने लगती है. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had tore up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream. Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब वो आगे ये सोचती है कि हर दिन वो बेचारे काम पे जाते हैं और वो इतने ज्यादा थक गए हैं कि ही इज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बनने के लिए वो बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं कि वो भी जैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और मस्ती करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा थक जाते हैं काम करके कि वो ये सब नहीं कर पाते हैं. उसने उनकी सारी ब्यूटीफुल स्पीच को फाड़ करके रख दिया, उसको खराब कर दिया. और मतलब उसने इतना कुछ किया और उसके फादर ने उसको पनिशमेंट जरूर दिया, लेकिन उनका भी तो नुकसान हुआ ना. तो ये सारी बातें वो सोचने लगती है. शी स्टर्ड सडनली. स्टर्ड का मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा हिलती है और थोड़ा सा साह करती है. साह मतलब थोड़ा सा राहत की सांस लेती है. तो अचानक से जब वो उसका हिलने डुलने से उसके फादर एकदम से उठ जाते हैं नींद से और पूछती क्या हुआ, क्या बात है, फिर से कोई सपना देखा क्या. तो बच्ची बोलती है केजिया, ओह मेरा सिर जो है वो आपके हार्ट पे आ गया था फादर, और मैं आई कैन हियर इट गोइंग, मतलब मैं सुन रही हूँ कि आपका दिल धड़क रहा है बहुत तेजी से. और व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. कितना बड़ा दिल आपने पाया है मेरे प्यारे पापा. इस तरह से वो अपने फादर को लास्ट में समझ जाती है कि सबके फादर्स एक जैसे नहीं होते.
किसी के फादर किसी तरह से बिहेव करते हैं, किसी के फादर किसी के तरह से बिहेव करते हैं, पर नो मैटर फादर्स कितने भी स्ट्रिक्ट या लीडियंट हो, सारे फादर्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, अब हम बढ़ते हैं वन लाइनर्स की तरफ, जो कि हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं. Who is the main character in the story? मेन कैरेक्टर कौन है हमारी स्टोरी का? लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया. Why was केजिया scared of her father? क्यों केजिया डरती थी अपने पिता से? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और इंटिमिडेटिंग थे. इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग होना, यानी कि थोड़ा सा थ्रेटन करने का मतलब धमकी देना या थोड़ा सा डरा के रखना, थोड़ा सा उसको डरावने से लगते थे. What does Kezia accidentally do that upsets her father? क्या किया था केजिया ने, गलती से क्या कर दिया था जिसके उससे फादर नाराज हो गए थे? उसने उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को खराब कर दिया था उनके लिए, जब सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट वो बना रही थी तब. When does Kezia's father comfort her for the first time? सबसे पहले कब केजिया के फादर ने उसको थोड़ा सा कंफर्ट किया था? जब उसको रात में डरावना सपना दिखा था, जब उसकी मदर दूर थी, वहां पे नहीं थी घर पे. How does Kezia's perception of her father change throughout the story? कैसे जो केजिया का नजरिया था उसके फादर के प्रति वो कैसे चेंज हुआ था कहानी में? She sees his caring side and realizes that he is not as scary as she initially thought. वो उनका केयरिंग साइड देख लेती है कि वो कितना सबका ख्याल रखते हैं, वो कितने केयरिंग है, और ये रियलाइज करती है कि वो इतने भी डरावने नहीं है जितना उसने सोचा था कि वो होंगे. हाउ डज केजिया फील अबाउट अ फादर्स पनिशमेंट? केजिया कैसा सोचती है अपने फादर की पनिशमेंट के बारे में जो वो उसको देते हैं? वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है और बहुत ही हर्ट हो जाती है उनकी इस चीज से. वाई डज केजिया's फादर पनिश हर इन द स्टोरी? क्यों पनिश करते हैं केजिया के फादर स्टोरी में उसको? क्योंकि उसने गलती से उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया होता है उनके लिए सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए. What does the story teach us about family relationships? फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सिखाती है ये कहानी हमें? फैमिली रिलेशनशिप्स कैन इवॉल्व एंड बिकम मोर मीनिंगफुल. कि अगर हम एक दूसरे को समझने लग जाएं तो फैमिली रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इवॉल्व करेंगे. इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करेंगे और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनेंगे, कोई वर्थ के बनेंगे, इंपॉर्टेंट बनेंगे किसी की भी जिंदगी में. What themes are explored in the story? अब इस स्टोरी की थीम क्या है? फियर की थीम है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो केजिया को थी उसकी फादर के प्रति, एम्पथी यानी कि एक अपनापन, फैमिली की क्या डायनेमिक्स होती है यानी कि फैमिली में एक मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स वो एक दूसरे के साथ उनका किस तरह का रिलेशनशिप होता है, और जो ये सबरे रिश्ते हैं उनमें किस तरह से ग्रोथ होती है, कैसे वो रिश्ते बढ़ते हैं. ये सारी थीम्स जो हैं वो इस कहानी में हमें देखने को मिलती हैं. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी एंड एंड व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट केजिया एंड हर फादर्स रिलेशनशिप? किस तरह से कहानी खत्म होती है और केजिया और उसके फादर के रिलेशनशिप में के बारे में क्या बताती है ये हमें? द स्टोरी एंड्स with a tender moment suggesting a closer relationship. तो स्टोरी कैसे एंड करती है? बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट से एक मोमेंट पे खत्म होती है और ये सजेस्ट करती है कि केजिया का और उसके फादर का जो रिलेशनशिप है वो अब चेंज हो गया है. वो लोग और भी ज्यादा एक क्लोज एक बहुत ही कंफर्टिंग रिश्ता उसका उसके फादर के साथ बन गया है. So with this we have come to an end of today's video. Thank you इस वीडियो को आज देखने के लिए. आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और भी कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो या आपको कोई सजेशन देना हो मुझे कि मैं और किस तरह के वीडियोस बना सकती हूँ जो आप देखना चाहें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. So with this is Soumya signing off today. Take care and bye bye. Thank you so much.